हेलो, वेलकम अगेन टू नेक्स्ट नर्सिंग क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे एंजाइना पेक्टोरिस पे। तो हम देखते हैं बेसिकली एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है। सीने में जब किसी पेशेंट को अचानक से दर्द उठता है तो उसको हम बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। होता क्यों है, कारण क्या होता है इसका? मायोकार्डियल इस्कीमिया होता है। अब उसको हम समझते हैं मायोकार्डियल इस्कीमिया क्या होता है, और उसके साथ ही साथ हम इसके कॉजेज के बारे में डिस्कस करेंगे, साइन एंड सिम्टम के बारे में डिस्कस करेंगे और मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिफिनेशन की हम बात कर लेते हैं। तो मायोकार्डियल, यहाँ पे देख लेते हैं एंजाइना पेक्टोरिस होता क्या है। तो एंजाइना पेक्टोरिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता है? चेस्ट पेन देखने को मिलता है। कारण क्या बनता है इसका? मायोकार्डियल इस्कीमिया। तो मायोकार्डियल इस्कीमिया की वजह से, अब मायोकार्डियल इस्कीमिया क्या होता है? लैक ऑफ ब्लड सप्लाई होता है। अब इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसके पहले हम देख लेते हैं एंजाइना इज कॉज्ड बाय इम्बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड ऑफ मायोकार्डियल मसल। अब देख लेते हैं, ऐसे समझ लेते हैं इसको एंजाइना पेक्टोरिस में। इधर हमारी ऑक्सीजन सप्लाई है, ऑक्सीजन डिमांड, दोनों में क्या देखने को मिलता है? इम्बैलेंस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है? मायोकार्डियल इस्कीमिया की कंडीशन बनती है। अब मायोकार्डियल इस्कीमिया की कंडीशन बनने की वजह से क्या होता है? चेस्ट में पेन होता है, चेस्ट पेन देखने को मिलता है। अब इसी होने वाले चेस्ट पेन को हम बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। क्या बोलते हैं? एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। अब जो ब्लड सप्लाई दे रही है, हमारे मायोकार्डियल लेयर को जो ब्लड सप्लाई दे रही है उसको हम लोग बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। अब कोरोनरी आर्टरी क्या होता है? ब्लड की सप्लाई जो है अगर प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रही है मायोकार्डियल लेयर में, तो वहां जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो पूरी नहीं हो पाती। अब ऑक्सीजन की डिमांड जो पूरी नहीं हो पाती है, वहां पे एरोबिक मेटाबॉलिज्म से किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एनारोबिक मेटाबॉलिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है? हमें यहाँ पे एंजाइना पेक्टोरिस देखने को मिलता है। क्या क्या चीजें हमें चेंज देखने को मिलेंगी? ऑक्सीजन सप्लाई और डिमांड क्यों रुकता है? रीजन इसका होता है कोरोनरी आर्टरी में कोई ब्लॉकेज हो गया, इसकी वजह से क्या होता है? मायोकार्डियल तक सप्लाई नहीं पहुंच पाती है, मायोकार्डियल लेयर तक ब्लड की सप्लाई कम पहुंचती है, या बिल्कुल बहुत ही कम, या नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से देखने को मिलता है जो एरोबिक मेटाबॉलिज्म हो रहा था मायोकार्डियल में, वो कन्वर्ट हो जाता है एनारोबिक मेटाबॉलिज्म। किसमें? एनारोबिक मेटाबॉलिज्म। इसी वजह से क्या होता है? वहां पे चेस्ट पेन की कंडीशन बनती है। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। तो यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं, मोटी मोटा बात करें इस पे, तो एंजाइना पेक्टोरिस चेस्ट पेन होता इसलिए है कि मायोकार्डियल इस्कीमिया की कंडीशन बनती है, इसी वजह से होता है। मायोकार्डियल इस्कीमिया ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कोरोनरी आर्टरी जो होती है वहां ब्लॉकेज हो जाता है, जिसकी वजह से जितना डिमांड होता है मायोकार्डियल लेयर को फंक्शन करने के लिए, उस डिमांड को पूरा नहीं कर पाता है। ऑक्सीजन की डिमांड में क्या हो जाता है? इम्बैलेंस देखने को मिलता है। अब इसी कारण से वहां पे जो मेटाबॉलिज्म होता है वो एरोबिक से किस में शिफ्ट हो जाता है? एनारोबिक में शिफ्ट हो जाता है। इसी कारण से क्या होता है? चेस्ट पेन की कंडीशन। ये हमारा रहा मायोकार्डियल। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कॉजेज। अब कॉजेज क्या क्या हो सकता है? यहाँ पे कुछ तो कारण बनेंगे। कारण की अगर बात कर लें तो सबसे पहले क्या होगा? कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म। ठीक है, तो कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म का मतलब हो गया, जो कोरोनरी आर्टरी होती है वो ब्लड सप्लाई किसको कर रही है? डायरेक्ट हार्ट के लेयर को कर रही है, मायोकार्डियम को। वहां पे स्पाज्म का मतलब नैरोइंग हो गई। अब नैरोइंग होने की वजह से क्या होगा? ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं होगी। अब ब्लड सप्लाई अच्छे से ना होने की वजह से ऑक्सीजन का जो डिमांड हो कंप्लीट नहीं होगा, ऑक्सीजन का डिमांड कंप्लीट नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे
एंजाइना पेक्टोरिस। दूसरी कंडीशन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे होगा एथेरोस्क्लेरोसिस। यहाँ पे हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज देखने को मिलेगा। आर्टरी यहाँ पे हार्डन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे प्लेग जमा हो जाएगा। आर्टरी में क्या हो जाएगा? प्लेग जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन बनेगी। इसके बाद तीसरे कारण की बात कर लेते हैं, इंक्रीज डिमांड ऑफ O2। अब O2 का डिमांड बढ़ जाता है मायोकार्डियल मसल में। O2 का डिमांड अगर मायोकार्डियल मसल में बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा? अगर हार्ट ज्यादा फंक्शन कर रहा है, ज्यादा उस पर लोड पड़ रहा है, तो उस समय क्या होगा? ऑक्सीजन की डिमांड भी उसकी बढ़ेगी। वही फंक्शन कर रहे हैं ऐसा हैवी फंक्शन, तो उसमें ऑक्सीजन की डिमांड हमें बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। किसमें? जो है मायोकार्डियल लेयर में। अब इस वजह से क्या वहां पे देखने को मिलेगा? डिमांड यहाँ पे ज्यादा है, सप्लाई कम है। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। इस वजह से क्या होगा? कंडीशन एंजाइना पेक्टोरिस की बनेगी। कुछ रिस्क फैक्टर की अगर हम बात कर लें, तो रिस्क फैक्टर में क्या चीज हो जाएगा? हेरिडिटी हो जाएगी, जेनेटिक, जिसको बोले तो जेनेटिक हो जाएगा। एज में बात करें तो 40 साल से ऊपर के पेशेंट में देखने को मिलेगा। हाइपरटेंशन की कंडीशन में अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो उसमें भी क्या एंजाइना पेक्टोरिस होने के चांसेस बनते हैं। इसके बाद डायबिटीज मेलाइटस, अगर डायबिटीज का पेशेंट है या स्मोकिंग बहुत ज्यादा कर रहा है तो भी वहां पे ब्लॉकेज होने के चांसेस बनेंगे ही बनेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंक्रीज सीरम कोलेस्ट्रॉल। अगर सीरम कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया है, कहने का मतलब अगर ऐसा जो है फास्ट फूड वगैरह ज्यादा खा रहा है इंसान, या फिर तला भुना चीज ज्यादा खा रहा है, तो उस टाइम भी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो उस वजह से क्या हो जाएगा? यहाँ पे ब्लॉकेज के चांसेस बनेंगे। ब्लॉकेज के चांसेस बनेंगे कोरोनरी आर्टरी में, जिसकी वजह से एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन बनेगी। सिगरेट मतलब स्मोकिंग में आ जाएगा, तो सिगरेट से भी क्या होता है? सीएडी का चांस बनता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज का चांस बनता है, जिसकी वजह से एंजाइना पेक्टोरिस होगा। जेंडर में अगर हम बात कर ले तो मोर कॉमन किसमें होता है? मेल में होता है। अगर फीमेल में हो रहा है तो जाहिर सी बात है जो महिला है वो क्या ले रही है? ओरल पिल्स ले रही है, इस वजह से उसको चांसेस ज्यादा बन रहे हैं। वैसे तो आमतौर पे किस पे होता है? मेल में होता है, क्योंकि इनकी लाइफ स्टाइल इस तरीके की होती है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसके टाइप्स की। टाइप्स की बात करें तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, स्टेबल होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, वेरिएंट होते हैं, जो हम मेनली पढ़ते हैं। इसमें तीन टाइप की बात कर लेते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला हो गया स्टेबल, दूसरा हो गया अनस्टेबल, तीसरा हो गया वेरिएंट। स्टेबल की अगर हम बात कर लें तो स्टेबल में क्या होता है? स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस में जो भी प्लेग बना रहेगा आर्टरी में, वो जो भी प्लेग बनेगा वो टूटेगा नहीं, एक ही जगह पे क्या रहेगा? स्टेबल बना रहेगा। स्टेबल का मतलब स्टेबिलिटी बनी रहेगी, उसमें टूटेगा नहीं, वो छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं टूटेगा। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ से ब्लड सप्लाई निकल जाएगी थोड़ा थोड़ा करके, ये टूटेगा नहीं ये प्लेग। इसलिए जो है ये बहुत ज्यादा डेंजरस नहीं है, ठीक है, ये चल जाता है, ठीक है। फिर नाइट्रोग्लिसरीन से आराम भी हो जाता है, ये चल जाता है। अगर हम बात कर लेते हैं रेस्ट से भी आराम हो जाता है नाइट्रोग्लिसरीन से। अगर अनस्टेबल की बात कर लें तो अनस्टेबल में क्या होता है कि इसमें जो प्लेग होता है वो कभी भी रप्चर हो सकता है। इसमें जो प्लेग होता है ये छोटे छोटे टुकड़ों में कभी भी टूट सकता है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया? अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस। तो ये क्या होता है? खतरनाक वाला होता है। अचानक से इसमें रप्चर हो गया, रप्चर होने की वजह से ये फैल गया, अब ब्लॉकेज पूरा अच्छे तरीके से और जगह भी ब्लॉकेज कर सकता है, तो ये क्या हो जाता है? डेंजरस कंडीशन वाला हो जाता है, ये डेंजरस होता है। इसमें क्या होता है? इसमें एक जगह बना रहेगा, इसमें क्या होगा? टूट के आगे बढ़ के क्या करेगा? दिक्कत करेगा। इसके बाद वेरिएंट एंजाइना पेक्टोरिस की बात कर लें तो इसमें कोरोनरी आर्टरी क्या हो जाता है? कोरोनरी आर्टरी इसमें कोरोनरी आर्टरी नैरो हो जाएगी, इसमें स्पाज्म हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे वेरिएंट एंजाइना पेक्टोरिस देखने को मिलेगा। ये चीज क्या हो जाएगी? ये ऐसे दब जाएगी, दबने की वजह से ब्लड सप्लाई क्या होगा? कम होगा, ठीक है। मायोकार्डियल लेयर तक क्या होगा? मायोकार्डियल लेयर तक जो ब्लड सप्लाई वो कम होगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की डिमांड पूरी नहीं होगी, और इसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? वेरिएंट एंजाइना पेक्टोरिस। तो इसमें हमने तीनों की बात कर ली। अरे तीनों की बात कर ली, कौन कौन सी? स्टेबल, अनस्टेबल, वेरिएंट। अगर स्टेबल की हम बात करते हैं तो इसमें जो प्लेग होगा और रप्चर नहीं होगा, जो भी वहां पे बनेगा प्लेग और रप्चर नहीं होगा, स्टेबल बना रहेगा। ब्लड सप्लाई जो है कम जाएगी, लेकिन जो है आराम हो जाएगा, जब काम करेगा तभी ये चीजें दिखाई देंगी।
ड्यूरिंग एक्सरसाइज वगैरह। और इसके बाद अनस्टेबल की बात कर ले तो अनस्टेबल में क्या होता है, इसका कोई भरोसा नहीं होता, ये कब टूट के बिखर जाए, टूट के बिखरने की वजह से अलग अलग टुकड़े अलग अलग जगह जाएंगे, इसलिए डेंजरस होता है। वेरिएंट की अगर हम बात कर लें तो ये आर्टरी जो होती है उसमें स्पाजम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई कम जा पाती है मायोकार्डियल लेयर तक। ये तीन हमारे टाइप्स हो गए। अब तीनों के टाइप के बारे में हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं, कुछ कॉमन चीजें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। अगर पूछे एग्जाम में तो क्या हो जाएगा हमारा, एंजाइना पेक्टोरिस में मोस्ट कॉमन क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं एक्सर्शनल एंजाइना या फिर एंजाइना ऑफ एफर्ट। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान या किसी काम करने के दौरान क्या होता है, इसका दर्द उठता है। ठीक है, इसमें जब दर्द उठेगा सीने में कब उठेगा, जब कोई काम करेगा या एक्सरसाइज वगैरह करेगा तब। और लेकिन इसके बाद इसकी एक खास बात है, इसमें क्या होगा, इनटॉलरेबल एक्सरसाइज। कहने का मतलब एक्सरसाइज जिसको करना था 10 मिनट 15 मिनट तक ठीक ठाक कर लेगा, लेकिन उसने क्या कर लिया, एक्सरसाइज 15-20 मिनट की जगह जो उसने 30 घंटे कर लिया या फिर हैवी कर लिया, इतना हैवी कर लिया कि टॉलरेट नहीं कर सकता है, तो या फिर इमोशनल बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया, तो उस टाइम भी क्या होगा, ये कंडीशन एराइज होने के चांसेस बनेंगे। लेकिन खास बात इसमें क्या देखने को मिलेगी, रेस्ट में या फिर नाइट्रोग्लिसरीन और रेस्ट दोनों चीजें हम करा देते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, आराम हो जाता है पेशेंट को। नाइट्रोग्लिसरीन एक दवा होती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है, किसकी, एंजाइना पेक्टोरिस की। काम में लेते हैं इसको। रूट क्या होता है इसका, सबलिंगुअल होता है, जीभ के नीचे, अरे सबलिंगुअल रूट होता है। क्या होता है, सबलिंगुअल रूट होता है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अनस्टेबल की। तो अनस्टेबल को हम कैसे रिफर करते हैं, एक्यूट कोरोनरी इनसफिशियंसी। एक्यूट मतलब अचानक से होता है, यहाँ पे कोरोनरी इनसफिशियंसी अचानक से होगी, क्योंकि प्लेग जो हो गया है वो रप्चर हो गया, अचानक से रप्चर हुआ तो अचानक से कंडीशन बनेगी। ठीक है, तो इसलिए पहले ही हमने बता लिया, सीरियस पैटर्न ऑफ एंजाइना, बोले तो डेंजरस होता है। इसके बाद इसमें क्या होता है, एंजाइना पेक्टोरिस कब अकर हो जाएगा। इससे पहले वाला हमने पढ़ा, उसमें क्या डिफरेंस था, जब एक्सरसाइज कर रहे थे थोड़ा औकात से ज्यादा कर लिया, कहने का मतलब जितना उनमें क्षमता थी उससे ज्यादा एक्सरसाइज कर लिया, उससे हैवी चीज कर लिया, इस वजह से क्या हुआ, वहां पे स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस देखने को मिला। लेकिन अनस्टेबल एक सीरियस पैटर्न की कंडीशन है, जिसमें क्या देखने को मिल रहा है, जिसमें देखने को मिल रहा है कि रेस्ट के टाइम भी पेशेंट को क्या है, सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, उसकी बॉडी में चेस्ट पेन देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ सीवियरिटी इंक्रीज होता है ड्यूरेशन के साथ साथ। पेन जितना ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा उतना पेन भी बढ़ता जाएगा, और पेन में कोई राहत नहीं मिलेगी, जो भी पेन होगा उसमें कोई राहत नहीं मिलेगी। नाइट्रोग्लिसरीन भी दे दिया पेशेंट को, रेस्ट भी करा लिया, फिर भी कोई फायदा नहीं, कोई राहत नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, इट इज ऑफन ए प्रिकर्सर इंडिकेटिव ऑफ इम्पेंडिंग एक्यूट एमआई, सो इट इज मेडिकल इमरजेंसी। कहने का मतलब इसकी वजह से एक्यूट एमआई की कंडीशन भी बन सकती है। एक्यूट एमआई की कंडीशन कब बनती है, जब कोरोनरी आर्टरी पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाती है। इससे पहले हमने बताया जो प्लेग था रप्चर हुआ, प्लेग हुआ रप्चर, रप्चर होके पूरा ब्लॉकेज कर दिया, पूरा क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। ये छोटे छोटे प्लेग क्या हुए, कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर देते हैं, तो कंडीशन एमआई की हो सकती है। इसकी वजह से अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस की वजह से क्या कंडीशन हमें बन जाएगी, यहाँ पे एमआई की कंडीशन बनेगी, एक्यूट एमआई की कंडीशन बनने के चांस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं वेरिएंट एंजाइना। इट इज कॉल्ड आल्सो, नाम याद रखना, प्रीजमेटल एंजाइना। क्या बोलते हैं इसको, प्रीजमेटल एंजाइना और वैसोस्पास्टिक एंजाइना। इसको अलग नाम से जानते हैं तो कौन कौन सा नाम हो जाएगा, प्रीजमेटल एंजाइना या फिर यहाँ पे वैसोस्पास्टिक एंजाइना। अब इस क्यों कह रहे हैं इसको वैसोस्पास्टिक, क्योंकि इसमें वैसोस्पाजम हो रहा है। क्या हो रहा है, वैसोस्पाजम हो रहा है। कहाँ पे वैसोस्पाजम हो रहा है, कोरोनरी आर्टरी में हो रहा है। कहाँ हो रहा है, कोरोनरी आर्टरी में हो रहा है, जिसकी वजह से रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई हो रही है। रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई होने की वजह से ऑक्सीजन की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है, इस वजह से पेन उठ रहा है, दर्द उठ रहा है सीने में, उसको बोल रहे हैं एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रेस्ट के टाइम पे भी हो सकता है, ये रेस्ट कर रहा है पेशेंट नॉर्मली, इस टाइम भी हो सकता है, दिन में भी हो सकता है, लेकिन स्पेशली कब देखने को मिलता है, मॉर्निंग में। वेरी इंपॉर्टेंट, मॉर्निंग में क्या होता है, ज्यादातर देखने को मिलता है कौन सा एंजाइना पेक्टोरिस, वेरिएंट एंजाइना पेक्टोरिस, मॉर्निंग में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं साइन एंड सिम्टम की।
साइन एंड सिम्टम की बात कर लें तो सब एक्सटर्नल पेन, क्रशिंग, स्क्वीजिंग इन नेचर। क्रशिंग स्क्वीजिंग का क्या मतलब होता है? स्क्वीजिंग का मतलब ऐसे सीने पे हाथ रखेगा पेशेंट, इसके बाद क्या करेगा, ऐसे देखा होगा जब दर्द होता है तो ऐसे मुट्ठी को क्या करेगा, मुट्ठी को बांध लेगा पूरा, स्क्वीजिंग पेन होगा। यहाँ स्टर्नम के ऊपर से शुरू होगा, स्क्वीजिंग पेन, मुट्ठी बांध लेगा, इस तरीके से सीने में दर्द होगा। इसके बाद वो पेन क्या होगा, रेडिएट करते हुए यहाँ फोर आर्म तक पहुंचेगा। या तो एक फोर आर्म में पेन हो सकता है, या तो दोनों फोर आर्म में पेन हो सकता है, या इसके बाद रेडिएट करके नेक तक जाएगा, नेक से जॉ तक पहुंच जाएगा। तो इसमें क्या देखने को मिलता है, कहाँ कहाँ पेन, फोर आर्म में, या तो दोनों फोर आर्म में देखने को मिलेगा, अलग अलग पेशेंट में अलग तरीके से देखने को मिलेगा, या तो दोनों फोर आर्म में देखने को मिलेगा, सब एक्सटर्नल रीजन से होगा, स्क्वीजिंग पेन होगा, मतलब मुट्ठी बांध लेगा पूरा, और इसके बाद नेक तक जाएगा, जॉ तक जाएगा, रेडिएटिंग पेन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? रेडिएटिंग पेन देखने को मिलेगा, यहाँ पे रेडिएटिंग पेन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया, शोल्डर तक रेडिएट करेगा। डिस्पनिया देखने को मिलेगा, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग देखने को मिलेगी, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, पाल्पिटेशन देखने को मिलेगा, पाल्पिटेशन, हार्ट रेट पाल्पिटेशन, ठीक है, फड़फड़ाहट देखने को मिलेगी हार्ट में। नेक्स्ट स्वेटिंग, पसीना बहुत ज्यादा आने लगेगा, स्वेटिंग, पसीना बहुत ज्यादा आएगा। हाइपरटेंशन की कंडीशन बन जाएगी। हाइपरटेंशन की कंडीशन इस वजह से बन जाएगी क्योंकि जो सप्लाई है वो क्या हो रही है, रिड्यूस हो गई, इसलिए हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ रहा है सप्लाई को पूरा करने के लिए, तो वहां पे हाइपरटेंशन की कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद पेन में भी रिलीव्ड, पेन किससे रिलीव हो जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन से हो जाता है पेन रिलीव, या फिर जो है रेस्ट से हो जाता है। दो चीजें इसमें, रेस्ट कराओ, नाइट्रोग्लिसरीन दो, इन दोनों से आराम होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं डायग्नोसिस। अगर डायग्नोसिस की बात कर लें तो टी वेव इन्वर्टेड देखने को मिलेगा, और एसटी सेगमेंट क्या होगा, यहाँ पे एलिवेटेड देखने को मिलेगा। एसटी सेगमेंट एलिवेशन, दो चीजें याद रखना है, एसटी सेगमेंट एलिवेशन, टी वेव इन्वर्जन। अरे टी वेव इन्वर्जन देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा? टी वेव इन्वर्जन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कार्डियक मार्कर। जितने भी कार्डियक मार्कर होते हैं वो एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होते हैं? नॉर्मल होते हैं। कार्डियक मार्कर नॉर्मल होते हैं, लेकिन यही कार्डियक मार्कर एबनॉर्मल किस में हो जाते हैं? एमआई की कंडीशन में हो जाते हैं, ठीक है, हार्ट अटैक जिसको हम बोलते हैं। हार्ट अटैक की कंडीशन में ये चीजें हमें ऊपर नीचे देखने को मिलती हैं, किसमें? जो है कार्डियक मार्कर में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले हमने क्या किया? बेड रेस्ट, पेशेंट को क्या कराया? बेड रेस्ट कराया। सबसे आसान तरीका होता है, ऐसा कुछ हो तो बेड रेस्ट करा दो, जिससे आराम होने के चांस ज्यादा हो जाएंगे पेशेंट को। और नेजल कैनुला की मदद से ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर कर दो। नेजल कैनुला की मदद से क्या करो? ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कर दो। इस वजह से ऑक्सीजन एडमिनिस्टर इस वजह से करना पड़ रहा है क्योंकि ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो इसपे और डिस्पनिया की कंडीशन भी बन रही है। और क्या करोगे? नाइट्रोग्लिसरीन दे देंगे सबलिंगुअली, ठीक है, ग्लाइसेरिल ट्राइनाइट्रेट देंगे, और क्या देंगे यहाँ पे? आइसोसोर्बाइड डिनाइट्रेट देंगे, ये भी सबलिंगुअल रूट से देंगे। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट देंगे ओरल रूट से, याद रखना। आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट किस रूट से देंगे? ओरल रूट से देंगे। बाकी आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट सबलिंगुअल रूट से देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, अब यहां पे हम बात कर लेते हैं जो ओरल रूट से दे रहे हैं, कि वजह क्या है इसका? टू टर्मिनेट अटैक बाय डायलेशन ऑफ कोरोनरी आर्टरी। अब सिंपल सी बात है, अगर कोरोनरी आर्टरी को हम डायलेट कर देंगे तो ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी। कोरोनरी आर्टरी को हमने क्या किया? दवा देके डायलेट कर दिया, मतलब इसकी जो डायमीटर है उसको हमने बढ़ा दिया। डायमीटर बढ़ाने की वजह से क्या होगा? जगह मिल जाएगा ब्लड को जाने का। ब्लड को जगह मिल गया तो मायोकार्डियल लेयर तक पहुंच जाएगा ब्लड पहुंचा तो ऑक्सीजन पहुंचा, ऑक्सीजन पहुंचा तो जो भी कहानी बन रही थी एंजाइना की वो नहीं बनेगी। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एस्पिरिन देंगे, खून को पतला करेंगे, खून पतला होके पहुंच सकता है आराम से, इस वजह से खून पतला करने की दवा देंगे। बीटा ब्लॉकर ड्रग देंगे, क्या करने के लिए? हार्ट रेट को स्लो करने के लिए। बीटा ब्लॉकर ड्रग किस लिए देंगे?
हार्ट रेट को स्लो करने के लिए देंगे और ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए देंगे, क्योंकि हाइपरटेंशन की कंडीशन साइन एंड सिम्टम हमने देख लिया था, बन रहा था। हाइपरटेंशन की कंडीशन को रिलीव करने के लिए हम क्या देंगे, यहाँ पे बीटा ब्लॉकर देंगे। क्या देंगे? बीटा ब्लॉकिंग ड्रग देंगे, जिसको हम बोलेंगे बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर कौन सा? प्रोपेनालॉल, मेटोप्रोलॉल, एटेनोलॉल। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, ब्लड ईसीजी का जो डाटा है उसको कलेक्ट करेंगे साथ ही साथ। अब यहाँ पे हम लोग मैनेजमेंट की यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली। यहीं पे हमारा सेशन जो है कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को।